एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे। कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, चेतना समग्रता समानता रहे, चेतना समग्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे। विकास में विवेक स्वप्न एक राष्ट्र का, विकास में विवेक स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक ध्यान एक राष्ट्र का, योजना अनेक ध्यान एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक लक्ष्य एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक धर्म एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक धर्म एक राष्ट्र का, सादगी सहिष्णुता समानता रहे, सादगी सहिष्णुता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे। जाति हैं अनेक रक्त एक राष्ट्र का, जाति है अनेक रक्त एक राष्ट्र का, पंक्ति हैं अनेक लेख एक राष्ट्र का, पंक्ति है अनेक लेख एक राष्ट्र का, गांव है अनेक अंग एक राष्ट्र का, गांव है अनेक अंग एक राष्ट्र का, किरण है अनेक सूर्य एक राष्ट्र का, किरण है अनेक सूर्य एक राष्ट्र का, जागरण मनुष्यता समानता रहे, जागरण मनुष्यता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्यों का एकीकरण। क्योंकि आज 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस है, तो उस महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम उनको नमन करते हैं कि उन्होंने देश के 562 रियासतों को एकीकरण में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिसी के कारण ही आज भारत, अखंड भारत, जिसके नाम पर विश्व का सबसे यानी तीसरे सबसे बड़े महासागर हिंद महासागर का नामांकन रखा गया। यानी भारत की ऐसी अद्भुत विशेषता है
किसी भी देश के नाम पर किसी महासागर का नाम नहीं रखा गया। वही भारत है, क्यों भारत की समुद्री सीमा इतनी लंबी किसी भी यानी देश की हिंद महासागर के नहीं लगती। इसके कारण इसका हिंद महासागर के नाम यानी हिंदुस्तान के नाम पर इसका यानी हिंद महासागर रखा गया, इंडियन ओशन रखा गया। इसके साथ सामाजिक समरसता के अंदर महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक और महापुरुष की भी आज जयंती है, महर्षि वाल्मीकि जयंती, जिसको यानी भारत में सामाजिक समरसता लाने में उनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि संस्कृत के प्रथम बड़े महाकाव्य रामायण के रचिता महर्षि वाल्मीकि रहे। और वही वाल्मीकि आश्रम में यानी श्री राम की पत्नी सीता, जो हमारी सभी की माता है, लव कुश का जन्म भी उसमें हुआ। और उन्होंने समाज में एकजुटता, भाईचारा, प्रेम का जो संदेश उस रामायण महाकाव्य के माध्यम से समाज को एकीकृत करने का जो कार्य किया है, वो उस महर्षि वाल्मीकि को भी आज हम यानी सत सत नमन करते हैं। तो चलो आज हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राज्यों का एकीकरण। और भारतीय राज्यों के एकीकरण की जब बात आती है तो उसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यदि हम बात करते हैं, उन्होंने 31 अक्टूबर के दिन इनका जन्म मुख्य रूप से क्या है, नाडियाद गुजरात में हुआ और एक किसान परिवार में हुए। और किसानों की दशा और दिशा को उन्होंने यथार्थ धरातल से देखा और इसके अलावा किसानों के हित के लिए भी कई आंदोलन मुख्य रूप से उन्होंने किए, जिसमें वारदोली किसान आंदोलन, अंग्रेजों के द्वारा जो भेदभाव की नीति थी, किसानों पर अत्यधिक जो कर लगाए, उन करों को यानी माफ करवाने का कार्य किया, किसानों को एकजुट करने का कार्य किया। इसके अलावा यानी सोसाइटी के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा जो 562 रियासतें थी, यानी जब प्रमुख रूप से क्या 1947 में अंग्रेजी संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जब पारित किया गया, तो इस विधेयक में भारतीय रियासतों की अनुमति भी मुख्य रूप से इसमें दी गई थी, जिसमें कहा गया कि जो ये 562 रियासतें हैं, या तो ये भारत में मिल सकती हैं, या पाकिस्तान के अंदर मिल सकती है, या ये स्वतंत्र रह सकती है। तो उस कालखंड के अंदर यानी राष्ट्र पुरुष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यानी उन 62 रियासतों को एकीकरण करने का जो अद्भुत कार्य किया, उसके लिए हम उनको शत शत नमन करते हैं। और उन्होंने मुख्य रूप से इसके लिए क्या है, जब अंतरिम सरकार बनी, और अंतरिम सरकार के अंदर क्या है, जब 3 सितंबर 1946 को, कब 3 सितंबर 1946 की बात है, जब राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में पटेल को मुख्य रूप से गृह मंत्री के साथ साथ यानी रियासती विभाग का मुखिया बनाया गया, जिसमें उन्होंने वीपी मेनन के नेतृत्व के अंदर क्या है, भारत की जो 500 यानी 62 रियासतें थी, उन 562 रियासतों को एकीकरण करने का कार्य किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य रूप से अपने सूझबूझ, अदम्य साहस और के बल पर इन जो बड़ी रियासतें थी, जिसमें से 559 रियासतों को तो यानी बातचीत के माध्यम से सामान्य यानी मुख्य रूप से सहयोग के द्वारा उनको यानी कर लिया गया, लेकिन 3 बड़ी रियासतें थी जो मुख्य रूप से क्या है, या तो वो स्वतंत्र रहना चाहती थी या पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। उन रियासतों के अंदर बात करते हैं, दक्षिणी भारत की रियासत जो हैदराबाद रियासत थी, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश
कर्नाटक तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र था दक्षिण भारत में, ये रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो इसका मतलब भारत को यानी तोड़ने की जो नीति थी, फूट डालो राजगुरु की नीति के तहत अंग्रेजों ने मुख्य रूप से क्या है यानी ये बीज बोया। लेकिन राष्ट्र के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद की नीति के तहत मुख्य रूप से इन रियासतों का एकीकरण है वो प्रमुख रूप से किया। हैदराबाद रियासत के जो मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं कि जो ये रियासत थी ये 88,313 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी ये रियासत। और इसके अंदर देखें तो लगभग 1,86 करोड़ जनसंख्या इसके अंदर थी और अधिकांश जो जनसंख्या थी वो हिंदू भाव थी, यानी लगभग 89% लोग हिंदू थे, शेष मुख्य रूप से क्या है अन्य धर्म के अनुयायी थे। और इसके अंदर बात करते हैं कि यहाँ का जो शासक था वो निजाम उस्मान अली खान थे और उसमें मुख्य रूप से क्या है उन्होंने पाकिस्तान में जाने की इच्छा की, लेकिन मुख्य रूप से ऑपरेशन पोलो के तहत क्या है यानी पहले तो उनको समझाया, जब नहीं माने तो ऑपरेशन पोलो के तहत 13 सितंबर 1948 को 13 सितंबर 1948 को यानी ऑपरेशन पोलो के तहत कार्रवाई की गई और उसके बाद भारतीय संघ के अंदर 1 नवंबर 1948 को क्या है हैदराबाद रियासत को मिला दिया गया। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो उसमें भारत में जो 562 रियासतें थी इसमें 3 कैटेगरी की थी। एक तो यानी वो क्षेत्र थे जो पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन थे, यानी उसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी कई रियासतें ऐसी थी जो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, जैसे बिहार रियासत है उसमें की मध्य प्रदेश रियासत है, मद्रास रियासत है या पंजाब रियासत है, उत्तर प्रदेश वाली रियासत है या पश्चिम बंगाल है, ट्रावणकोर है, कोची, ये सीधे मुख्य रूप से क्या है अंग्रेजों के नियंत्रण के अंदर प्रमुख रूप से ब्रिटिश प्रांत थे ये। दूसरी यानी जो राज्य और रजवाड़े थे वो मुख्य रूप से क्या है उसमें राजा महाराजों और नवाबों के प्रमुख रूप से क्या है नियंत्रण में थे। तो उन रजवाड़ों में जैसे हम बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में उसमें 19 रियासतें थी, इसके अलावा 3 ठिकाने थे और एक जो केंद्र शासित प्रदेश था जो यानी अंग्रेजों के नियंत्रण में था अजमेर मेवाड़ा। तो ये रियासतें थी। तीसरी यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर यानी ऐसी श्रेणी ऐसे मुख्य रूप से थे जो मुख्य रूप से न तो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे और न ही यानी मुख्य रूप से क्या यानी देशी राज्यों के नियंत्रण में, वो यानी प्रमुख रूप से अन्य उपनिवेश के रूप में स्थापित किए गए थे। तो उसको भी मुख्य रूप से क्या है यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए इनका एकीकरण है वो प्रमुख रूप से किया। तो इस प्रकार यानी अधिकांश रियासतें तो यानी प्रमुख रूप से क्या है उनकी महाराजाओं को फेवर में लेकर उनको प्रिविस यानी दी गई उनको और उसके थोड़ा हल्का प्रलोभन देके बातचीत के माध्यम से थोड़ा सामान्य प्रयास करके अधिकांश रियासतें मिल गई थी। लेकिन जो 3 बड़ी रियासतें थी जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीनों रियासतों में मुख्य रूप से क्या है यानी अलग रहना चाहती थी या पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, जिसमें हैदराबाद रियासत पाकिस्तान में जाना चाहती थी। इसका मतलब भारत के और टुकड़े होने के चांसेस थे। लेकिन मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, गृह मंत्री थे, उन्होंने साम दाम दंड भेद की पॉलिसी अपनाकर बिना रक्त बहाए हैदराबाद रियासत को भी क्या है यानी ऑपरेशन पोलो के तहत यानी 1 नवंबर 1948 में भारतीय संघ के अंदर प्रमुख रूप से क्या है मिला दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कश्मीर रियासत, और कश्मीर रियासत के अंदर बात करते हैं उसमें इसका क्षेत्रफल लगभग 84,471 वर्ग किलोमीटर था। लगभग 40 लाख जनसंख्या
यानी कश्मीर के अंदर उसमें यानी निवास करती थी, जिसमें से लगभग 75% मुस्लिम आबादी थी। इसके अलावा शेष में हिंदू थे, बौद्ध थे, सिख थे और यानी समुदाय के लोग उसके अंदर यानी निवासित थे। तो उसमें यानी यदि हम बात करते हैं कश्मीर का अंदर यानी मुस्लिम बहुल था, लेकिन शासक था कि उसमें हिंदू राजा हरिश्चंद्र यानी भारतीय यानी संस्कृति में एक ऐसा सामंजस्य था जिसमें यानी भारतीय जो सनातन धर्म है इसमें हिंदू की जो संस्कृति है, यूनानी आए, हुन आए, मुगल आए, संगेज आए, उन्होंने उनके अच्छे अच्छे गुणों को भारतीय संस्कृति में अडॉप्ट किया और भारतीय सनातन धर्म के अंदर यानी वो घुल मिल गए। और जिसके कारण आज भी हम देखते हैं भारत में कई जाति, पंथ, समुदाय, धर्म विशेष के लोग मुख्य रूप से क्या है यानी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और राष्ट्रीय एकता, अखंडता को मुख्य रूप से क्या है बनाए हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब यानी प्रमुख रूप से हरि सिंह पर पाकिस्तान के कबायलियों ने जब आक्रमण किया तो उसमें पहले तो हरि सिंह ने कहा कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, लेकिन जब यानी पाकिस्तान के कबायलियों के आक्रमण के बाद यानी भारत के साथ उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 26 अक्टूबर 1947 को क्या है कश्मीर रियासत भी भारत के अंदर मिला देगी। क्योंकि इससे पूर्व ये क्या है इसका मैटर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ में ले गए कि ये यूएनओ के माध्यम से सुलझाएंगे। यदि उसमें ये यानी चीजें नहीं होती तो ये आज जो कश्मीर का जो हम 10 झेल रहे हैं, जिसको यानी कुछ हद तक पिछली साल क्या है इसको हल कर लिया गया भी अपने केंद्र शासित प्रदेश बनाकर और कश्मीर को अखंड भारत के अंदर यानी मुख्य रूप से मिलाकर इसके जो यानी धारा 370 को हटाकर यानी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय समरसता का जो मुख्य रूप से यानी जोड़ने का जो कार्य किया है और ये मुख्य रूप से सतत रूप से आगे भी यानी चलता रहेगा, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर अभी भी यानी प्रमुख रूप से क्या है पाकिस्तान के अंडर में है, वो भी हमारे भारत का अभिन्न अंग है, अखंड भारत का हिस्सा है। और इसके अंदर देखें तो उसके बाद धीरे धीरे यानी ये एक कश्मीर है या जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये भारत के लिए सिरदर्द बनता रहा और सारी समस्याएं, क्योंकि पटेल ने अपने सूझबूझ और अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन रियासतों का एकीकरण किया, लेकिन कश्मीर रियासत जिसमें इतना यानी हमारे भारत के सैनिकों ने अदम साहस का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, तो ये शायद नौबत नहीं आती। लेकिन कालखंड था, इतिहास के अंदर कुछ चीजें हैं वो यानी बाद के अंदर इसके अंदर क्लियर होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, आगे हम जाते हैं यानी थर्ड रियासत की जूनागढ़ रियासत, जो मुख्य रूप से क्या है गुजरात में थी। तो जूनागढ़ का जो नवाब था वो भी क्या है पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन वहां की अधिकांश जो जनसंख्या थी वो थी हिंदू बहुसंख्यक जनता थी और उन्होंने ऐसा उनका यानी पाकिस्तान में जाने की इच्छा जाहिर करने के कारण वहां की हिंदू जनता ने वहां विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह से भयभीत होकर यानी जो जूनागढ़ का नवाब है वो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद भारत में जनमत संग्रह के बाद में क्या है जूनागढ़ रियासत को यानी भारतीय संघ के अंदर 20 जनवरी 1949 को मुख्य रूप से क्या है मिला दिया गया। तो जब भारत में गणराज्यों की जो इकाइयां बने उसके अंदर यानी भारत के अंदर ये जो गणराज्य तो बन गए, उसमें भारत में 4 कैटेगरी के राज्य बने, यानी 4, जिसमें कैवर्ग, दूसरा यदि हम देखें खैवर्ग, तीसरा देखें गैवर्ग और चौथा आ जाता है घैवर्ग। इस 4 वर्ग के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है यानी जो रियासतों का एकीकरण किया, अब जो भारतीय संघ बने, ये संघ क्योंकि संघों को बनाने उसको मनाने का कार्य बड़ा यानी मुख्य रूप से क्या है तन्मयता से किया गया था। उसके बाद ये 4 श्रेणी की प्रांतों को भी क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसमें कई
बड़ी रियासतें थी, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया था। कई राज्य थे जो दूसरे राज्यों के अंदर मिलना नहीं चाहते थे, तो उनको यानी संगठित करने के लिए यानी प्रमुख रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना अदम्य साहस दिया। तो इसके अंदर कै वर्ग के अंदर यदि हम बात करते तो कै वर्ग के अंदर वो यानी प्रांत आते थे जो ब्रिटिश के अधीन थे। यानी ब्रिटिश के अधीन प्रांत कौन कौन से थे, उसमें हम बात करते हैं एक पूर्वोत्तर राज्य यानी असम प्रांत के अधीन था। इसके अलावा वर्तमान का पश्चिम बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से बिहार प्रांत के अधीन था। इसके अलावा मध्य प्रदेश प्रांत इसके अंदर आता था। इसके अलावा कर्नाटक तमिलनाडु वाला मद्रास प्रांत के अंदर इसके अंदर आता था। इसके अलावा यदि या कर्नाटक में मैसूर प्रांत थी। इसके अलावा पंजाब वाला क्षेत्र पटियाला प्रांत के अंदर आता था, जिसको पेप्सू के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा राजस्थान मुख्य रूप से क्या है उसमें यानी एकीकृत हो चुका था, तो राजस्थान भी इसी के अंदर आता था। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें यानी गुजरात और महाराष्ट्र वाला सौराष्ट्र यानी प्रांत के अंदर आता था, ये भी ब्रिटिश प्रांत के अंदर था। इसके अलावा ट्रावनकोर और कोची प्रांत भी मुख्य रूप से इसी छोटे यानी कै वर्ग के अंदर ये प्रांत है वो प्रमुख रूप से आते थे जो ब्रिटिश के प्रांत के अधीन थे। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा यानी दूसरी श्रेणी के अंदर कै वर्ग के अंदर यानी वो क्षेत्र आते थे जो पूर्णतः केंद्र शासित प्रदेश थे। और उसके अंदर यदि हम बात करते हैं अजमेर आ जाता है, भोपाल इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा कुर्ग आ जाता जो छावनियां थी। इसके अलावा जो कच्छ वाला क्षेत्र आ जाता है, मणिपुर वाला जो क्षेत्र आ जाता है, ये यानी प्रमुख रूप से यदि हम बात करते हैं तो जैसे गै श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। खे के अंदर कौन कौन से आते हैं उसका भी डिस्कस करते हैं। जो छोटे राज्य थे जिनको आपस में रियासतों में मिलाया गया था, जिसके अंदर हैदराबाद रियासत जिसका एकीकरण प्रमुख रूप से हुआ, कश्मीर रियासत है, मैसूर रियासत है, पटियाला राजस्थान महाराष्ट्र ट्रावनकोर रियासतें थी, ये इसके अंदर आती थी। और गैर श्रेणी के अंदर बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश थे, चाहे वो अजमेर मेरवाड़ा हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, कच्छ, विंध्याचल, मणिपुर, त्रिपुरा वाले क्षेत्र इसके अंदर आते थे। इसके अलावा जो गैर के श्रेणी के अंदर आते प्रमुख रूप से क्या है गै के अंदर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर आता था। तो इस प्रकार यानी ये जो चार वर्ग के जो यानी संघ प्रमुख रूप से बने थे, इनको एकीकरण करने के लिए 1956 के अंदर इनका यानी 1956 में पुनर्गठन अधिनियम मुख्य रूप से क्या है लाया गया। और इस पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर या उस क्षेत्र के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसमें हम बात करते हैं उनका यानी 1 नवंबर 1956 यानी पुनर्गठन हो चुका था। और उसमें के जो राजा महाराजा थे उनको यानी इसके अंदर शामिल किया गया, कुछ को प्रतिनिधित्व दे दिया, किसी को राज प्रमुख बना दिया। यानी 1956 के बाद राज्यपाल का पद है वो सर्जित यानी कर दिया गया था। तो 1956 का जो काल है 1956 में पुनर्गठन हुआ। उसके बाद यदि हम बाद में बात करते हैं तो भारत के अंदर 14 तो राज्य प्रमुख रूप से बने। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो 6 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर बनाए गए। उसके बाद धीरे धीरे क्या है यानी भाषा के आधार पर और कई क्षेत्र विशेष के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और इन पुनर्गठन का जो विस्तार से हम अध्ययन अगले में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि 31 अक्टूबर 2019 को से यदि पूर्व हम जाते हैं तो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश और मुख्य रूप से 29 राज्य थे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद भारत के जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और मुख्य रूप से क्या है कश्मीर में विभाजित है वो प्रमुख रूप से कर दिया गया। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यानी उसमें केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8 और 28 राज्य हो गए, क्योंकि इसका एक मुख्य रूप से क्या है यानी अलग कर दिया, राज्य कम हो गया। लेकिन उसके बाद क्या है यानी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे दमन दीव दादर नगर हवेली, इनको मुख्य रूप से क्या मर्ज कर दिया गया 1 जनवरी 2020 को। उसके बाद भारत में 7 तो क्या हो गए यानी
9 केंद्र शासित प्रदेश, 8 तो मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और वर्तमान में 28 राज्य है वो पाए जाते हैं। तो भारत में जो 1956 का जो पुनर्गठन अधिनियम बना उसके तहत वर्तमान में जो ये राज्यों का वर्गीकरण हुआ उसको हम मैप के द्वारा अध्ययन करेंगे। जैसे 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा मुख्य रूप से क्या है अलग हो गया। तो इस प्रकार ये राज्यों का जो वर्णन हुआ, इसके अलावा मध्य प्रदेश से यानी छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, तो बिहार से यानी झारखंड अलग हो गया। तो उनका भी हम अध्ययन करेंगे कि ये राज्य कब कब बने, और इससे संबंधित जो कंपटीशन में एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का भी हमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एक बार पुण्य हम ये जो महापुरुष हैं, इन महापुरुषों को, इनकी जीवनियों को, इनके द्वारा किए गए जो कार्य है उनको हम स्मरण करें, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उन युवा पीढ़ी में संस्कार डेवलपमेंट कर सके, और उन युवा पीढ़ियों को बताएं कि ये जो महापुरुष थे इनमें सामाजिक समरसता के प्रति, समाज के प्रति उनका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है विकसित करें, ताकि युवा पीढ़ी जो वर्तमान के अंदर या टेक्नोलॉजी के युग में जी रही है, और टेक्नोलॉजी के साथ उनकी यानी जो प्राचीन जो उनके किए गए जो कार्य हैं उनको वर्तमान परिदृश्य में उनको जोड़े, ताकि यानी समाज में एकजुटता, भाईचारा, प्रेम और मुख्य रूप से क्या है सामाजिक समरसता है वो बनी रहे। तो आज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती है, तो उसमें हम एक दृढ़ संकल्प लें कि समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे, एकजुटता बनी रहे, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय यानी 562 रियासतों को एकीकरण का जो कार्य किया, इस एकीकरण के कार्य को और आगे हमें बढ़ाना है। क्योंकि उन्होंने तो यानी भौगोलिक भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का एकीकरण किया, राजनीतिक एकीकरण मुख्य रूप से किया। आज हमें यानी जातिवाद का जो दंश है या सामाजिक यानी वैभन्यता की भावना है, सामाजिक समरसता की जो अभाव आ रहा है, समाज में जो तनाव की स्थिति बिखर रही है, वर्तमान में जो विभिन्न प्रकार की समसामयिक जैसे कोरोना महामारी के अंदर कई लोगों का रोजगार भी यानी इसके अंदर गया है, तो उसके प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो। हम युवा पीढ़ी में ऐसे यानी नैतिक मूल्यों का विकास करें, ताकि ये युवा पीढ़ी जो हमारे महापुरुष हैं, इन महापुरुषों के जो अमूल्य योगदान है उनके प्रति उनको जागरूक करें, ताकि वर्तमान के अंदर जो हमारे समाज के अंदर जो तनाव की स्थिति आ रही है, समाज के अंदर यानी जो बिखराव की स्थिति आ रही है, उस बिखराव की स्थिति को हम दूर कर सके, और वर्तमान में रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ हमें नैतिक शिक्षा को भी प्रमुख रूप से बढ़ाना होगा, ताकि यानी युवा पीढ़ी के अंदर देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो यानी कर्तव्य का बोध हमें जागृत करना होगा। और जो महर्षि वाल्मीकि है उन्होंने यानी रामायण महाकाव्य जो संस्कृत का महाकाव्य लिखा, जिसमें भगवान राम के आदर्श चरित्र और माता सीता और विभिन्न प्रकार के जो मुख्य रूप से क्या है यानी समाज में समरसता या मार्ग दिखाने का जो कार्य किया है उसको हम याद करें, उसकी जयंती पर हम यानी समाज को एकजुट करने का कार्य करें। तो इसी के साथ क्या है जो आज का ये जो टॉपिक है यानी भारतीय राज्यों का एकीकरण और उसमें जो पुनर्गठन है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है उसका प्रारंभ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यानी उसके कुछ यानी ऐसे तथ्यों को अपने डिस्क्रिप्ट में के अंदर वीडियो के माध्यम से शुरू के प्रारंभ के अंदर उनके योगदान को उल्लेखित आपको मिलेगा। तो आज का टॉपिक अपने यही समाप्त करते हैं कि जय हिंद, जय भारत।